नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी साहित्य जगत में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे 9वीं कक्षा हेतु निर्धारित पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ मेरे बचपन के दिन, और जिसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। बच्चों, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे जिसमें महादेवी जी यह बताती हैं कि उन्हें कविता सुनाने पर और काव्य सम्मेलनों में जाने पर विभिन्न प्रकार के पुरस्कार मिले और प्रायः उन्हें प्रथम पुरस्कार मिलता था। इससे आगे चलते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला। एक घटना बताती हैं बचपन की महादेवी जी कि उन्हें एक बार एक कविता सुनाने पर पुरस्कार के रूप में एक चांदी का कटोरा मिला। नक्काशीदार, सुंदर, यानी वह बहुत ही सुंदर था। उस पर बेल बूटे बने हुए थे। नक्काशी अभी पढ़ा था ना, नक्काशी किसको कहते हैं। तो बहुत बारीक काम उस पर हुआ था। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कह दिया, देखो यह मिला। यानी सुभद्रा जी बहुत कम जाती थी कवि सम्मेलनों में, और उस दिन महादेवी वर्मा जी अकेली गई थी। और जब उन्हें पुरस्कार में वह चांदी का कटोरा मिला तो उन्होंने आकर सुभद्रा जी को दिखाया कि देखो मुझे यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। मजाक में उन्होंने महादेवी जी से कह दिया। और उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। देखो, आज़ादी के लिए सत्याग्रह तो चल ही रहा था, आंदोलन चल रहे थे, और बापूजी लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे थे, जो भी कुछ दान में जो दे रहा था देश के लिए। तो बापूजी उस दिन आनंद भवन आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे। तो बच्चों, देशभक्ति की भावना मैंने आपको बताया महादेवी जी में आरंभ से ही बहुत प्रबल थी। तो उस समय सभी के मन में ये जुनून था कि देश आज़ाद होना चाहिए। तो अपनी जेब खर्च में से भी बच्चे एक एक पैसा बचा करके देश के लिए रखते थे। यह देश प्रेम नहीं तो और क्या है। और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकालकर बापू को दिखाया और मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझे यह कटोरा मिला है। अब बच्चों, महादेवी जी ने बहुत प्रसन्न होकर बापू जी को वह कटोरा दिखाया कि देखो मुझे पुरस्कार में यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। बापू ने सचमुच उससे वह कटोरा ले लिया, क्योंकि वह देश के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे और चांदी का कटोरा था। तो उन्होंने ले लिया, सोचा देश के काम आएगा। और यदि महादेवी जी मना कर देती तो कर देती, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। बच्चों, यदि महादेवी जी की जगह आप होते तो क्या आप वह कटोरा दे देते? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल दे देते, क्योंकि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। देश भक्ति की भावना सर्वोपरि होती है। तो इसलिए महादेवी जी ने भी संभवतः ऐसा ही किया होगा। अब वह लौट आई अपने घर वापस। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है। अब जब वह वापस आई तो उन्होंने क्या किया, दुख हुआ उनको मन में कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है। भाई, कौन सी कविता तुमने सुनाई जिसके ऊपर तुम्हें इतना अच्छा पुरस्कार मिला? महादेवी जी को लगा कि गांधी जी को ऐसा कहना चाहिए था। कटोरा तो चला गया, कोई बात नहीं। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। उन्होंने फिर मजाक किया। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ अथवा फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बाबूजी को दे दिया। भले ही महादेवी जी का वह पुरस्कार के रूप में मिला कटोरा चला गया था, लेकिन मन ही मन में उनके ये संतोष अवश्य था कि उनका वह जो पुरस्कार है वह देश के काम आएगा और देश के लिए उन्होंने दिया है।
फिर क्या हुआ बच्चों, सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गईं। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की ज़ेबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही। अब सुभद्रा जी तो चली गई थी, उसकी जगह एक और उनकी साथी आ गई, एक और सहपाठी आ गई जिसका नाम था ज़ेबुन्निसा। रेखांकित कर लीजिएगा और नाम याद रखें। वह कोल्हापुर से आई थी। ज़ेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ़ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। तो बच्चों जो जो कार्य करती थी इनको आप रेखांकित कर लें और याद भी रखें। तो क्या क्या काम करती थी वह उनके महादेवी जी के, उनकी डेस्क साफ़ कर देती थी, किताबें ठीक से लगा देती थी और इस तरह ऐसा करने से महादेवी जी का काफ़ी समय बच जाता और वे कविता लिख सकती थी। ज़ेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम, यानी गुरु को ही कहते हैं उर्दू में उस्तानी। ज़ेबुन सिखाने वाली, यानी ज़ेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को बोलती तब ज़ेबुन को उस्तानी जी से टोके बिना नहीं रहा जाता था। वाह, देसी कौवा मराठी बोले। ज़ेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौवा मराठी बोलता है। क्योंकि देखो मराठी भाषा सबकी समझ में नहीं आती, इसलिए वह ऐसा कह देती थी। ज़ेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज़ पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। हाँ, वह मराठी बोलती थी। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थीं वे आपस में अवधी बोलती थीं, बुंदेलखंड की आती थीं वे बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हम सबको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थीं। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मैस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। कितनी अच्छी बात है बच्चों। महादेवी जी जिस छात्रावास में पढ़ती थी वहाँ विभिन्न धर्मों की लड़कियाँ भी पढ़ती थीं। अब जो अवध से आई थी वो अवधी बोलती थी, बुंदेलखंड वाली लड़की बुंदेली बोलती थी, लेकिन जब वे आपस में बात करती थी तो अपनी अपनी भाषा में बोलती थी। और परंतु जब वे आपस में भाषा में अपनी ही भाषा में बोलती थी। और सबसे बड़ी बात उनमें यह थी कि वो एक मैस में खाना खाती थी। विभिन्न धर्मों की होते हुए भी उनमें कोई भी किसी तरह का विवाद कभी भी नहीं होता था। मतलब ये कि सांप्रदायिकता नाम मात्र को भी उस समय नहीं थी। और जबकि आज धर्म और संप्रदाय के नाम पर ही सबसे अधिक झगड़े लोगों में होते हैं। तो आगे महादेवी जी क्या कहती हैं, मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चला आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। अब बचपन का एक और संस्मरण महादेवी जी को याद आता है और वह साझा करती हैं कि बचपन में जहाँ वे रहती थी उनके घर के सामने ही वहाँ जवारा के नवाब भी रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। देखो लेखिका हिंदू थी और वह बेगम साहिबा स्वाभाविक है मुस्लिम थी, फिर भी उनमें इतना अपनत्व और इतना लगाव था कि वे उनको कहती कि हमें ताई कहा करो। और जो लेखिका है वह और उसके बहन भाई यानी उनके वे सब लोग उनको ताई कहकर पुकारने लगे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहती थी। जबकि देखो राखी का त्यौहार हिंदू लोग मनाते हैं अधिकांशतः, मुस्लिमों में नहीं था और उस समय तो बिल्कुल भी नहीं था।
फिर भी वे अपने बेटे को, लेखिका और उसकी बहनों को कहती थी कि तुम इनको राखी बांधो। बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। देखो बच्चों, वह जब तक लेखिका उनको राखी नहीं बांध कर आती थी और तब तक वह कुछ भी नहीं खाता था। निराहार का मतलब पानी तक भी नहीं पीता था। बार बार कहलाती थी कि भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिए या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते थे। मतलब दोनों परिवारों में इतना मेल जोल, इतना मेल मिलाप हो गया था कि एक दूसरे के वे त्यौहार भी मनाते थे, एक दूसरे के घर में बच्चों के जन्मदिन भी मनाते थे। यानी लेखिका जब उनके भाई को राखी बांधती थी और उनके मुहर्रम में जब उनके बच्चों के नए, मुहर्रम जो है एक मुस्लिम त्यौहार होता है, जैसे हमारे होली दिवाली होते हैं ऐसे उनका मुहर्रम होता है। तो मुस्लिमों में हरा रंग शुभ माना जाता है, तो उनके बच्चों के हरे कपड़े बनते थे। तो लेखिका के परिवार में भी बच्चों के हरे कपड़े उनकी ओर से बनते थे। लेखिका आगे कहती हैं, फिर हमारा छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिता से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखें, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आईं। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वे अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक ताई चाची पहनाती हैं, और मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ। यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। देखो बच्चों, उसके लिए कपड़े तो लाई वह चाची बनकर, और साथ ही उसका नाम भी रख दिया मनमोहन। तो ये आपको याद रखना है और रेखांकित भी करना है। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। इसको भी अंडरलाइन करें और याद रखिए कि कौन, वही मनमोहन वर्मा आगे चलकर क्या बने, जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूँ अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे, यानी दोनों में बहुत अधिक अपनत्व था, बहुत ज़्यादा मेल मिलाप था। आज की स्थिति देखकर लगता है कि जैसे वह सपना था, आज वह सपना खो गया। तो बच्चों, तब की स्थिति में और आज की स्थिति में बहुत अधिक अंतर है। तो जितना एक दो परिवारों में जो अलग अलग धर्मों के हैं उनमें इतना प्रेम आलाप था, आज वह लेखिका को देखने को नहीं मिलता। तो कहते हैं आज यदि मैं देखूं तो वह स्वप्न ही लगता है, जैसे कोई सपना था और रात हुई तो सपना चला गया, इसी तरह वह स्वप्न के समान वह सुंदर समय बीत गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। तो लेखिका कहती हैं अगर वो सपना सच होता, वही स्थिति आज भी होती, आज भी हिंदू मुस्लिमों में इतना प्रेम आपस में होता या हर धर्म के लोगों में आपस में एकता का भाव होता, तो आज भारत की शक्ल कुछ और होती। भारत का नाम बहुत बहुत आगे जाता और कम से कम ये धर्म और संप्रदाय के नाम पर झगड़े न होते। तो बच्चों, यह था आपका पाठ जो पूरा हो गया। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप पता लगाएं कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी। यह आप आरंभ में पढ़ चुके हैं बच्चों, और आपने बिल्कुल मनन पूर्वक और सटीकता से हर प्रश्न का उत्तर लिखना है। हम संक्षिप्त में हर प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। तो उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी बच्चों? उस समय लड़कियों की दशा बहुत ही दयनीय थी। उस समय का समाज पुरुष प्रधान था। पुरुषों के सामने नारी को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता था। अतः या तो लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था या फिर उन्हें घर की चार दीवारी में
बंद कर दिया जाता था और शिक्षा का अधिकार तो लड़कियों को था ही नहीं, केवल लड़कों के लिए थी शिक्षा कि भाई लड़के ही पढ़ेंगे। और बहुत कम लड़कियां, केवल कुछ उच्च वर्गों की लड़कियां ही पढ़ी लिखी दिखाई देती होंगी, वे भी गिनी चुनी। तो कुल मिलाकर उस समय लड़कियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। इसी का ख भाग है लड़कियों के जन्म के संबंध में आज परिस्थितियां कैसी हैं। तो बच्चों, आज समय बहुत बदल चुका है। आज शिक्षा के कारण लोग जागरूक हो गए हैं, सजग हो चुके हैं और लड़के लड़कियों में भेद लगभग समाप्त हो चुका है। फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी भ्रूण हत्या जैसा अपराध करते हैं, तो बिल्कुल ही वह गलत है। और कानून भी, जो सरकार है उसने भी इसके लिए सख्त कानून बनाए हुए हैं, वे दंड के योग्य हैं। तो मतलब ये है कि आज समय बदल चुका है, जैसी उस समय दशा थी उससे बहुत बहुत बेहतर है और आशा है भविष्य में यह भी कमियां दूर हो जाएंगी। लेकिन आज लड़के लड़की को बराबर समझा जाता है, लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, बहुत अंतर आ गया है। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? क्यों नहीं सीख पाई लेखिका उर्दू फारसी? क्योंकि लेखिका की रुचि ही नहीं थी उर्दू फारसी सीखने में। लेखिका को उर्दू अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए लेखिका उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। घर वालों ने तो मौलवी जी का भी प्रबंध किया हुआ था कि घर पर सिखाने के लिए आएंगे, लेकिन जैसे ही मौलवी जी उनको सिखाने के लिए आते, वह चारपाई के नीचे छिप जाती थी। तो इससे क्या पता चलता है कि उन्हें उर्दू फारसी कठिन लगती थी और रुचि न होने के कारण वह उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? तो बच्चों, लेखिका की माँ की विशेषताएं आपने पढ़ी थी और उनके व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं थी कि सबसे पहले लेखिका की जो माँ थी वह धार्मिक विचारों की थी, ईश्वर में आस्था रखती थी, सुबह सुबह प्रभातियाँ गाया करती थी, बहुत अच्छे संस्कारों की महिला थी, हिंदी संस्कृत का उन्हें अच्छा ज्ञान था और लेखन कार्य भी करती थी। तो इस प्रकार आप उनकी विशेषताएं लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 4। जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा है? तो बिल्कुल अभी अभी आपने पढ़ा है कि आज के संदर्भ में तो बिल्कुल सपना ही बनकर रह गए, जैसे लेखिका के जवारा नवाब के परिवार के साथ संबंध थे, वो आजकल कहीं भी दिखाई नहीं देते। तो लेखिका ने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दो धर्मों यानी दो संप्रदायों में बहुत ही मधुर संबंधों को दर्शाया है। उस जमाने में सांप्रदायिकता जैसी कोई समस्या नहीं थी। दोनों परिवारों में इतना मेलजोल था कि बिल्कुल उन दोनों में घर जैसे संबंध थे, लेकिन आज ऐसा कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसीलिए लेखिका को वह सब स्वप्न मात्र लगता है। रचना और अभिव्यक्ति प्रश्न संख्या 5। ज़ेबुन्निसा महादेवी वर्मा के लिए बहुत काम करती थी। ज़ेबुन्निसा के स्थान पर यदि आप होते या होती तो महादेवी से आपको क्या अपेक्षा होती? वो तो आप स्वयं लिखेंगे, फिर भी आप उनसे प्रेम और आदर की अपेक्षा रखते हैं ना। यदि मैं उसकी जगह होती तो क्या करती? उनसे प्रेम और आदर की जगह अपेक्षा रखती, प्रेम और आदर की उम्मीद रखती और पढ़ाई में उनसे सहयोग प्राप्त करती और काव्य लेखन में उनसे प्रेरणा पाती और प्रोत्साहन की आशा रखती। प्रश्न संख्या 6। महादेवी वर्मा को काव्य प्रतियोगिता में चांदी का कटोरा मिला था। अनुमान लगाइए कि आपको इस तरह का कोई पुरस्कार मिला हो और वह देश हित में या किसी आपदा निवारण के काम में आपको देना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे? तो ये आप स्वयं से लिखेंगे और फिर भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, यदि मुझे ऐसा पुरस्कार मिले और ऐसा त्याग करने का मौका मिले देश की खातिर, तो मैं तो हंसते हंसते अपना पुरस्कार दे दूंगी, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं होता और मुझे गर्व होता कि मेरा जो पुरस्कार है वह देश के काम आया।
क्योंकि देशभक्ति की भावना ही सर्वोपरि है और देश के सामने किसी पुरस्कार का कोई मोल नहीं होता। तो आपको भी इसी तरह से प्रश्न लिखना है। अगला प्रश्न है, लेखिका ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। तो लेखिका जिस छात्रावास में थी वहाँ का जो परिवेश था वह बहुभाषी था, वहाँ का वातावरण बहुभाषी था। बहुत सारी भाषाएं बोलने वाली लड़कियां वहाँ पर थी, कोई हिंदी, कोई उर्दू, तो कोई मराठी बोलती थी। अवध की लड़कियां आपस में अवधी बोलती थी, तो बुंदेलखंड की बुंदेली में। अलग अलग प्रांतों के होते हुए भी उन सब में आपस में बहुत ही मेल जोल था और लेकिन जब वो आपस में बात करती थी तो हिंदी बोलती थी और छात्रावास में उन्हें बच्चों दोनों भाषाएं सिखाई जाती थी, उर्दू भी और फारसी भी, और हिंदी भी सिखाई जाती थी। तो इस प्रकार बहुत ही अच्छा वातावरण था उनके छात्रावास में। प्रश्न संख्या 8, महादेवी जी के संस्मरण को पढ़ते हुए आपके मानस पटल पर भी अपने बचपन की कोई स्मृति उभर कर आई होगी, उसे संस्मरण शैली में लिखिए। यह कार्य आपको अपने आप करके लाना है और बहुत ही विवेकपूर्वक, और जो आपकी अपनी बचपन की कोई भी घटना हो, कोई भी अच्छी याद हो, उसको आप लिखेंगे। प्रश्न संख्या 9, महादेवी जी ने कवि सम्मेलनों में कविता पाठ के लिए अपना नाम बुलाए जाने से पहले होने वाली बेचैनी का जिक्र किया है। अपने विद्यालय में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते समय आपने जो बेचैनी अनुभव की होगी उस पर डायरी का एक पृष्ठ लिखिए। एक पेज में आपको यह अपना अनुभव लिखना है कि जब किसी कवि सम्मेलन में महादेवी जी जाती थी, किसी प्रतियोगिता में भाग लेती थी, तो उस समय उन्हें बड़ी बेचैनी रहती थी जब तक उनका नंबर नहीं आ जाता था। तो ऐसा क्या आपके साथ भी हुआ है, ये आपको स्वयं लिखना है। भाषा अध्ययन अंतिम प्रश्न है। पाठ से निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द ढूंढकर लिखिए। अब विद्वान, विद्वान का उल्टा क्या होगा? मूर्ख। और अनंत, अनंत का संक्षिप्त। निरपराधी, अपराधी। दंड का पुरस्कार, शांति का अशांति। तो बच्चों आज हमारा यह पाठ अभ्यास सहित संपूर्ण हो चुका और आपने अभ्यास के अतिरिक्त भी लघु प्रश्न पूरे पाठ में से छांटकर लिखने हैं। केवल इन्हीं अभ्यास प्रश्नों पर आश्रित न रहें। परीक्षा में कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसके लिए आपको पूरी तरह से कटिबद्ध रहना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।